नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर के हिंदी विभाग से मैं विभा कुमारी। ऑनलाइन क्लास में हम लोग प्रतिदिन 12:30 बजे मिल रहे हैं और अभी हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का पाठ्यक्रम चल रहा है। आज का हमारा विषय है समकालीन साहित्य। स्वागत है सरिता, प्रेमचंद, स्वागत है पंकज, प्रियांशु भाई, स्वागत है। तो विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है समकालीन साहित्य, जिसमें सर्वप्रथम बात करूंगी कविताओं पर। नई कविता के बाद समकालीन साहित्य आरंभ होता है और 1960 से यह कालखंड आरंभ होता है। नमस्ते विक्रम, स्वागत है भाई। 1960 से समकालीन साहित्य का कालखंड आरंभ होता है, जिसमें जब हम काव्य विधा की बात करते हैं तो समकालीन कविता के लिए समकालीन कविता के अतिरिक्त जो शब्द सर्वाधिक प्रचलित है वो है साठोत्तरी कविता। नई कविता तक आते आते कवियों ने समस्त वाद से अपने आप को मुक्त कर लिया और लघु मानव की कविता में प्रतिष्ठा की। साहित्य के केंद्र में पहली बार नई कविता तक आते आते लघु मानव प्रतिष्ठित हो जाता है और आधुनिक साहित्य के दौर में नई कविता ही वह कालखंड है जहाँ कविता एक प्रकार से भाव और शिल्प दोनों को ही लेकर अपना एक नवीन स्वरूप अख्तियार करती हुई दिखाई देती है, नवीन रूप लेती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर कवियों ने अपने आप को समस्त वाद से मुक्त करके सिर्फ और सिर्फ अपनी कविता को महत्व दिया है, जहाँ काव्य को राजनीति से अलग कर लिया है और जहाँ काव्य में नए युग के हिसाब से और नए युग की जीवन दृष्टि के हिसाब से कवियों ने भाषा को निर्मित किया है। इत्यादि विशेषताएं हमने नई कविता में देखी और नई कविता का जो स्वर है उसमें एक आशा का हमें संदेश दिखाई देता है, एक आशा का क्षीण स्वर दिखाई देता है, क्योंकि 1943 से लेकर 1951 तक हम लोग नई कविता के कालखंड को स्वीकार करते हैं और 1943 से ही देश की आज़ादी को लेकर एक आशा थी, एक उम्मीद थी और उस उम्मीद की झलक हमें नई कविता में दिखाई देती है और उसी उम्मीद के कारण नई कविता में हमें सकारात्मकता दिखाई देती है। आगे चल करके जब साठोत्तरी कविता तक हम पहुंचते हैं तो वह जो आशा का स्वर था, वह जो सकारात्मकता थी, वह जो देश की आज़ादी के मीठे स्वप्न थे और वह जो लघु मानव की प्रतिष्ठा थी और यह उम्मीद थी कि देश की आज़ादी के साथ ही लघु मानव को भी देश में समान रूप से अधिकार प्राप्त होंगे, तो एक दौर आता है 1960 तक आते आते, जबकि हमारे देश की आज़ादी को 13 साल पूरे हो जाते हैं और इस 13 साल में कवियों ने यह पाया कि हमारे सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आते हैं। यानी यह जो देश की स्वतंत्रता थी, क्या वह सही मायने में स्वतंत्रता थी? क्या आम नागरिक को स्वतंत्रता का कोई सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है उसके जीवन में? इत्यादि प्रश्नों को लेकर एक विद्रोह की भावना साठोत्तरी कविता में दिखाई देती है और साठोत्तरी कविता में अलग अलग नाम दिए कवियों ने और एक तरह से कई आंदोलन भी चले, जिसमें जैसे अकविता नाम प्रचलित हुआ या भूखी पीढ़ी की कविता या बीट कविता या फिर नवगीत कविता इत्यादि प्रकार की धाराएं हैं साठोत्तरी कविता में। परंतु इस पूरे दौर में जो असंतुष्टि का भाव है वो संपूर्ण काव्य धाराओं में दिखाई पड़ता है।
स्वप्न टूटने की जो पीड़ा है और देश की आज़ादी होने के बाद जो मोह भंग की अवस्था है, उसका चित्रण हमें साठोत्तरी कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और साठोत्तरी कविता में जो विद्रोह का स्वर है वह इतना प्रखर हो जाता है कि कुछ कवियों ने यदि नई कविता को ही उसी शैली को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है तो वह कोशिश सफल नहीं हो पाई है। यानी संपूर्ण देश की जनता की जो पीड़ा है, यानी यहाँ पर आकर नई कविता में जो व्यष्टि का समष्टि में विलय होता है, वो विलय हमें नई कविता में इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यहाँ तक आते आते कवियों ने अपनी पीड़ा को मानव मात्र की पीड़ा से जोड़ा है। यहाँ तक कि यदि राजकमल की बात करें तो उन्होंने अपने दर्द को अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के साथ भी जोड़ा है। तो यह जो साठोत्तरी कविता का दौर आता है जहाँ न सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम साहित्य को प्रभावित करता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ पर हमारे देश की जनता ने ये स्वप्न देखा था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। आज हम जिन परिस्थितियों में हैं कल हमारी परिस्थितियां उससे बेहतर होंगी, हमें हमारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। परंतु बहुत जल्दी जनता ने यह अनुभव करना शुरू कर दिया कि यह जो आज़ादी है यह वास्तव में आज़ादी सही मायने में प्राप्त नहीं हुई है। आज भी वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कहीं न कहीं भटक रहे हैं। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही हैं और देश की आज़ादी को लंबा समय बीतता जा रहा है। और एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी घटनाक्रम हैं, जैसे जिसमें हम राजनीतिक घटनाक्रम को केंद्र में रख रहे हैं, तो हमारे देश की और पूरे विश्व की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रम है वो कविता को प्रभावित कर रही थी। यानी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वह कमजोर हो रही थी और विश्व बाजार में जो हमारा रुपया था उसका मूल्य गिर रहा था, इत्यादि चीजों का प्रभाव साहित्य पर पड़ रहा था। जिस प्रकार से नई कविता के कवियों ने अपने आप को वाद और राजनीति से मुक्त रखा, उस प्रकार से साठोत्तरी कविता के कवियों ने अपने आप को राजनीति से मुक्त नहीं किया, बल्कि साठोत्तरी कविता के कवियों ने स्वयं को राजनीति से जोड़ कर रखा। और यहाँ पर जो राजनीति से जोड़ने की बात है तो वह एक एक जन के लिए, एक एक जन की पीड़ा, एक एक जन का संघर्ष, एक एक जन का जीवन, एक एक जन की मूलभूत आवश्यकताएं, यानी प्रगतिवाद से लेकर प्रयोगवाद तक और प्रयोगवाद से नई कविता तक जो हमने एक यात्रा देखी, जिसमें एक आम जन को, एक लघु मानव को उसके अधिकार पाने की एक निरंतर कोशिश दिखाई दे रही है। और वही कोशिश साठोत्तरी कविता में आकर इतनी मुखर हो जाती है कि वहां पर आते आते कवि अपने आक्रोश को दबा नहीं पाता है, अपने असंतोष को, अपनी पीड़ा को, अपने मोह भंग को वह स्वर देने लगता है और ऐसा स्वर देता है कि उसकी आवाज संसद तक पहुंचती है। यानी उसके जो विषय का क्षेत्र है उसमें एक आम जन की पीड़ा से लेकर के संसद तक की जो घटनाएं हैं, क्योंकि यदि हम रघुवीर सहाय की पंक्तियों को देखते हैं तो पूछेगा संसद में भोला भाला मंत्री, मामला बताओ हम कार्यवाही करेंगे। यह जो मामला बताने और कार्यवाही करने की जो प्रक्रिया है वो खोखली जान पड़ती है, क्योंकि यदि संसद में मंत्री कार्यवाही कर रहा होता तो शायद देश और समाज की स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन कवियों को देखने को मिलता। यानी जमीनी स्तर पर यदि हमें कहीं भी कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारे देश की जो संसद है वहां जो भी कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही का
कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, संसद से सड़क तक तो धूमिल की है ही, लेकिन अभी मैं रघुवीर सहाय की कविता को कोट कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि संसद में पूछेगा भोला भाला मंत्री, मामला बताओ हम कार्यवाही करेंगे। तो ये जो कार्यवाही करने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से खोखली जान पड़ती है, और देश और समाज की जो स्थिति है उसके खोखलेपन को संपूर्ण यथार्थ के साथ साठोत्री कवि चित्रित करते हैं। ऐसे धूमिल की जो पंक्तियां हैं कि राष्ट्रगीत में जाने कौन वह भारत भाग्य विधाता है, और फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है। अब यहाँ हम एक एक शब्द के आधार पर इसको जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये विद्रोह की कविता है। कि राष्ट्रगीत में यदि हम भारत भाग्य विधाता की बात कर रहे हैं, तो भारत भाग्य विधाता यदि हम थोड़ी देर के लिए हम मंत्रियों को मान लें, तो उसने अभी तक क्या किया? यदि उसने कुछ किया होता तो हमारे जो आम लोग हैं उसके जीवन स्तर में परिवर्तन होता। क्योंकि यहाँ जो हर चरना है, देखिए यह जो देशज नाम है हर चरना, इस देशज नाम में एक बड़ा अर्थ समाया है। यह एक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, एक ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आप सब लोग जानते होंगे कि जो धूमिल हैं, मुख्य रूप से सुदामा पांडे, वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और उस ग्रामीण परिवेश का वो ऐसा चित्र साठोत्री कविता में उपस्थित करते हैं जो हमें सोचने पर विवश करता है। यानी नई कविता में हम जिस भाषा और शिल्प और उपमाओं को देख रहे थे, यहाँ वह भाषा और शिल्प इतनी जमीनी स्तर पर आ गई है और इतने देशज शब्दों का प्रयोग होने लग गया है कि एक हर चरना से हम उस समूचे ग्रामीण समाज का चित्र देख सकते हैं जिसके पास पहनने को एक पूरा कपड़ा भी नहीं है। सुथन्ना जो ग्रामीण परिवेश में पहनने का एक वस्त्र है वह भी फटा हुआ है, वह भी उसके पास ठीक से नहीं है। यानी मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास है, उसके बाद शिक्षा है, चिकित्सा है, तो यदि उसको वस्त्र भी प्राप्त नहीं है, भोजन भी प्राप्त नहीं है, उसको आगे शिक्षा का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उसके जीने मरने के लिए, उसके चिकित्सा के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, तो इत्यादि जो परिस्थितियां हैं, उन समस्त परिस्थितियों को उन्होंने हर चरना से और फटे हुए सुथन्ने से, इन दो शब्दों से कि फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है, और वह आम जनता आज भी इस उम्मीद में है कि उसे अपने आजाद भारत से कुछ प्राप्त होगा, और इसीलिए वह उसके गुण गा रहा है। उसे अपने लोकतंत्र पर विश्वास है, उसे अपने देश की संसद पर विश्वास है, लेकिन उस संसद में जो कार्रवाई हो रही, क्योंकि साठोत्री कविता में प्रमुख रूप से जिन कवियों को कोट करते हैं उसमें रघुवीर सहाय और धूमिल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, और इन दोनों ही कवियों ने बिल्कुल अखबारी भाषा का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हुए वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों चित्रित करने की पूरी कोशिश की है। यानी इन्होंने कहीं भी फटी बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने, संवारने या उसे चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करने की कोई कोशिश नहीं की है। यानी उनके भीतर का जो आक्रोश है, उनका जो विद्रोह है, उनकी जो पीड़ा है, आम आदमी का दर्द है, जिसे वो अपने दैनिक जीवन में नित्य प्रतिदिन देखते हैं, और नित्य प्रतिदिन के उस संघर्ष को देख करके आप कई कविताओं के उदाहरण ले सकते हैं जहां आपको यह दिखाई पड़ेगा, यह जो आम व्यक्ति का संघर्ष है, जिस लघु मानव को नई कविता में केंद्र में लाने की एक मुहिम सी थी, उसके श्रम को उचित देय देने की एक मुहिम थी, उसको उचित पारिश्रमिक देना, उसको सारे अधिकार देना। यानी संविधान एक आम व्यक्ति को जितने अधिकार देता है, जमीनी स्तर पर उसे उस तक पहुंचाने की
जो कोशिश है वो साठोत्तरी कविता के कवियों में, वो हमें बहुत ही मुख्य रूप से दिखाई देती है कि यह जो संपूर्ण आंदोलन है, जहां हमें अलग अलग धाराओं में यह दिखाई दे रहा है कि जो कविता का स्वर है उसमें आक्रोश है, पीड़ा है और बहुत बार व्यंग्य है। यदि हम इसी कविता की बात करें कि फटा सुथरना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है, तो यहाँ पर उस पीड़ा की अभिव्यक्ति एक व्यंग्य के माध्यम से हो रही, क्योंकि जिस गुण गाने की बात हो रही है उस गुण गाने की बात में एक व्यंग्य है। क्योंकि आपने अपने आजाद देश में जो स्वप्न देखा, आजादी से पूर्व से ही जो आपने स्वप्न सजा करके रखे थे, वो स्वप्न तो आपके आजादी के बाद भी पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। वह स्वप्न जब आपके आजादी के 13 साल बाद पूरा नहीं होता है या 20 साल बाद पूरा नहीं होता है, और आगे चलकर जब हम साठोत्तरी कविता को या समकालीन कविता को पढ़ते हैं दशक में बांटकर, यानी 10-10 साल के अंतराल से यदि हम उन दशकों को बांट करके उस कविता का अध्ययन करते हैं, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि क्या वह जो आम आदमी के जो हर चरना जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उस समूह को उसके सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं? क्या हमारा जो साहित्य भारतेंदु युग से जिस मानव को केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है, जिस आधुनिकता की हम बात कर रहे हैं, क्या वो आधुनिकता सही मायने में हमारे आधुनिक साहित्य में आ पा रही है? या हमारा जो आधुनिक साहित्य है, क्या वह हमारे देश की जनता को उसका अधिकार दिलवा पाने की कोई कोशिश करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? इत्यादि प्रश्न उभर करके आते हैं। तो यह जो आधुनिकता की हम बात करते हैं, आधुनिक भाव बोध की बात करते हैं, तो 1960 तक आते आते जो आधुनिक भाव बोध था वो आधुनिकतावाद की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। आधुनिकतावाद और आधुनिक में अंतर है, इस अंतर को हमें पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आधुनिक बोध, आधुनिक भाव बोध मध्यकालीन बोध से जो अलग हमने भाव बोध विकसित किया, जिसमें ईश्वर की जगह मानव केंद्र में है, जिसमें वैज्ञानिक सोच है, जिसमें तकनीकी को प्रधानता है, जिसमें नवीनता को प्रधानता है, जो इत्यादि विशेषताएं हमने अब तक देखी या पढ़ी, वह आधुनिक भाव बोध है, आधुनिक बोध है या आधुनिकता है। लेकिन साठोत्तरी कविता तक आते आते हमने आधुनिकतावाद को विकसित होते हुए देखा। यानी हमारा जो समाज है वो ज्यों-ज्यों परिवर्तित होता गया और जिसे कि विकास का नाम दिया गया, क्या वह विकास सही मायने में विकास है? और यही प्रश्न करता हुआ साठोत्तरी कवि दिखाई देता है। यानी आधुनिकतावाद महानगरीय संत्रास, आधुनिकतावाद औद्योग, जो हमारी बढ़ती हुई औद्योगिकता है, यानी औद्योगिकता की अतिशयता, महानगरीय संत्रास, महानगरीय एक रास्ता और दो महायुद्धों की विभीषिका के परिणाम स्वरूप जो स्थितियां पैदा होती हैं, उसे विद्वानों ने आधुनिकतावाद कहा। यानी आधुनिक जब हम थे तो हम मानव को केंद्र में प्रतिष्ठित कर रहे थे, लेकिन आधुनिकता बोध की जो आधुनिकतावाद की जब हमारे पास प्रधानता हो गई, उसमें विकास के नाम पर जो योजनाएं बनी, क्या उन योजनाओं का लाभ उस जरूरतमंद व्यक्ति को मिला? क्या यह जो औद्योगिकरण की जो अतिशयता थी, क्या उसने हमारा भला किया या हमारा बिगाड़ा? क्या यह जो 2 महायुद्ध हुए उसकी जो विभीषिका थी, उसका फल हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर कैसा पड़ा? या यह जो महानगरीय जीवन है, जो हमारे लिए एक वरदान बनकर नहीं आया बल्कि हमारे लिए एक संत्रास बनकर आया। फिर थोड़ा सा प्रगतिवाद की ओर जाएं और यदि हम कानपुर कविता को याद करें या हम आज की परिस्थितियों को ही क्यों न देख लें 2020 में, तो निरंतर हम यह देख रहे हैं कि यह जो औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया है, जो महानगर को
और बड़ा आकार देता है, या जिसे कागज पर महानगर और विकसित होता हुआ दिखाई देता है, क्या वह महानगरीय जीवन आम व्यक्ति के लिए संतरास लेकर तो नहीं आ रहा है? वह आम व्यक्ति हमारे साहित्य में कहाँ खड़ा है? वह लघु मानव हमारे संपूर्ण साहित्य में कहाँ खड़ा है? और हमारे देश की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, यानी जब हम ब्रिटिश शासन के काल में थे, उस समय हमारे देश का एक स्वप्न था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो अभी जो पीड़ित है उसको उसके अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि 1936 में जब प्रगतिवादी कवि रचना कर रहे थे तो उस समय उन्हें यह उम्मीद थी कि आज़ादी के बाद ये स्वप्न पूरे होंगे। यहाँ तक कि कानपुर कविता केदारनाथ अग्रवाल की है, प्रगतिवादी युग की, प्रगतिवादी कालखंड की कविता है। लेकिन जब हम प्रयोगवाद को पढ़ते हैं, नई कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद साठोत्तरी कविता की ओर बढ़ते हैं, तो हमें सही मायने में इस पूरी यात्रा को वहाँ से जोड़ करके देख करके चीज़ें समझ आती है कि एक श्रमिक को, एक कृषक को, एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि कल मैंने कहा कि लघु मानव वह है जो अपने संपूर्ण पीड़ाओं के साथ, अपनी भूख के साथ, अपनी संवेदना के साथ उपेक्षित रहा है, तो नई कविता में जब उसे केंद्र में लाया जाता है, यानी वहाँ आशा का स्वर है। वह आशा का स्वर साठोत्तरी कविता में आकर डूबता हुआ दिखाई देता है। कवि को निराशा होने लगती है, उसे यह लगता है कि जिस लघु मानव को हम केंद्र में लाने की सोच रहे थे, वह लघु मानव तो आज भी परिधि पर ही खड़ा रह गया। तो कुछ विद्वान समकालीन कविता को 1980 से गिनना चाहते हैं या गिनते हैं, और उनका मानना है कि जो 70 यानी 1951 से जो हम नई कविता के दौर में हैं, उसे वो खींचकर 1979 तक ले जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि चौथा तार सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। मैंने काल विभाजन को लेकर बार बार आप लोगों को सचेत किया है, बार बार समझाने की कोशिश की है कि काल विभाजन एक बात है, परंतु काल विभाजन का जो दोनों तरफ की जो उसकी सीमा होती है, उसको साहित्य हमेशा ही लांघती है, यानी शुरुआती दौर को भी और बाद वाले दौर को भी। और जितने भी रचनाकार होते हैं वो बहुत लंबे समय तक रचना करते हैं, इसीलिए वो एक कवि की रचना का भी विकास होता है। तो यह जो काल क्रम है और काल का विभाजन है, इसे लेकर जो विद्वानों का मतभेद है वो सदैव रहा है और सदैव रहेगा। तो फिर छात्रों के लिए प्रश्न उठता है कि हम किस काल विभाजन को उचित माने और किस काल विभाजन को हम फॉलो करें, और किसके अनुसार हम अपने उत्तर को लिखें और किसके अनुसार हम चिंतन करें। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है, पहला उत्तर तो ये है कि अधिकतर विद्वान जिस काल विभाजन को स्वीकारते हैं, क्योंकि तमाम मतभेदों के बाद ये निष्कर्ष हर कोई कहता है कि इतना विवाद है या इतना मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं। तो यदि कुछ विद्वान 1980 से समकालीन साहित्य मानते हैं, तो हो सकता है कि कई लोग इसका कारण आपको नहीं बताएंगे कि क्या कारण है, क्यों मानते हैं। पर मैं जो समझ पाती हूँ कि चूंकि चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ और तीसरे और चौथे सप्तक के बीच का समय अंतराल बहुत ज़्यादा है, 20 वर्षों का फासला है, और आधुनिक साहित्य की यह विशेषता रही है कि यहाँ एक एक साल में प्रवृत्तियों में फर्क आया है, 2-2 साल में आया है, तो 20 साल का फासला तो बहुत बड़ा फासला है। तो इसीलिए अधिकतर विद्वान 1960 से ही समकालीन लेखन को मानते हैं। यह एक अलग बात है कि चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हो रहा है, परंतु जो कविता की बदलती हुई प्रवृत्ति है, बदलता हुआ स्वर है, क्योंकि जब नई कविता की हम बात करते हैं और नई कविता में जो कोमलता है, नई कविता में जो आशा का स्वर है, वह हमें 60 के बाद बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। यानी कविता का जो स्वरूप है वो भाव के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर भी बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। यानी
अब यदि नई कविता में हम अज्ञेय की कल वाली यदि उक्ति की हम बात दोहराएं यहाँ पर, जहाँ उन्होंने कहा था कि शब्दों के निरंतर प्रयोग से वे घिर जाते हैं, और आगे उन्होंने कहा था कि हमें नए जीवन के नए युग सत्य के अनुसार भाषा का निर्माण करना होता है, सूक्तियों का निर्माण करना होता है, उपमाओं का निर्माण करना होता है। तो जब साठोत्तरी कवि अखबारी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तो इसे हम उस उक्ति के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। साहित्य की एक और विशेषता है कि साहित्य अमूर्त है। आप कहेंगे कि साहित्य हमें अक्षर में प्राप्त है तो फिर ये मूर्त हुआ, लेकिन नहीं, साहित्य हमें अक्षर में प्राप्त है, लेकिन यह इसलिए अमूर्त है क्योंकि इसका जो चिंतन है वह एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक होता है। चिंतन और साहित्य उसी भाव बोध पर आधारित होता है, उसी चिंतन पर आधारित होता है। यानी जिसे हम मूर्त रूप में देख रहे हैं या लिखित रूप में देख रहे हैं, जैसे कि एक मूर्तिकार की जो कला है उसे जब वो एक मूर्ति में ढालता है तो देखने वाला उसे मूर्त रूप में देख रहा है, लेकिन उस मूर्तिकार की जो कलाकारी है वो अभी भी अमूर्त है, क्योंकि वो उसकी जो पूरी चिंतन प्रक्रिया है वो 100% उस मूर्ति में उतर करके नहीं आती है, और इसीलिए वो निरंतर बनाता जाता है, बनाता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से साहित्य में होता है कि यह जो संपूर्ण चिंतन प्रक्रिया है, जिसे हम कालों में बांटते रहते हैं, प्रवृत्तियों में बांटते रहते हैं, तो ये जो संपूर्ण चिंतन प्रक्रिया है ये निरंतर चलती है, और इसका संबंध हमारे समाज, हमारे देश और हमारे विश्व के समस्त घटनाक्रम से और समस्त गतिविधियों से जुड़ा होता है। अब जैसे कि 60 के बाद की हम साहित्य की बात करते हैं, और यदि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो जब हम प्रगतिवाद में देख रहे थे कि एक श्रमिक के हित की बात आरंभ हो गई थी, प्रयोगवाद में हमने देखा कि कवियों ने जीवन के व्यापक अनुभवों को विषय बनाना आरंभ कर दिया, और नई कविता में हमने देखा कि कवियों ने एक बार फिर से शिल्प को संवारने की एक प्रक्रिया शुरू की, नए नए उपमान गढ़े जाने लग गए, एक एक क्षण को महत्व दिया जाने लग गया। अब ये देखिए कि कैसे नई कविता की यात्रा प्रयोगवाद तक, प्रयोगवाद की यात्रा नई कविता तक, और नई कविता की यात्रा साठोत्तरी कविता तक, समकालीन कविता तक जाती है। क्योंकि काव्य में जो लेखन का वर्ष है, यदि वो 2, 4, 5 साल 10 साल पीछे है तो भी वो बहुत आगे की बात वह रचना कर सकती है, क्योंकि यह भी साहित्यकार के चिंतन की विशेषता होती है कि वो 2, 4, 10 वर्ष ही नहीं, 100 वर्ष और 1000 वर्ष आगे तक की भी चिंतन प्रक्रिया को अपनी रचना में लेकर के आता है। इत्यादि रूप से आप तमाम साहित्य में देख लेंगे। यदि हम यहाँ पर, मुझे एक कहानी याद आ गई, यदि हम उसने कहा था कहानी को याद कर लें तो वह कहानी अपने समय से बहुत आगे की कहानी है। तो ये चीजें आप कविता में भी ढूंढ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को मुक्ति बोध के अंधेरे में कविता का जिक्र प्रयोगवाद में भी किया, नई कविता में भी किया, और जब हम साठोत्तरी कविता की ओर जाते हैं और जहां हम देखते हैं कि निरंतर प्रश्न हो रहा है, संसद पर प्रश्न हो रहा है, मंत्री पर प्रश्न हो रहा है, जनता पर प्रश्न हो रहा है, और वहीं पर अपने आप से भी प्रश्न हो रहा है, क्योंकि वहां पर कवि कहता है कि ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, ओ मेरे आदर्शवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरम भरी बन अनात्म बन गए, यानी अपनी आत्मा को भी आपने छोड़ दिया, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत कम, मर गया देश और जीवित रह गए तुम। यानी देश के मर जाने पर जितना धिक्कार ये कवि मंत्री और सांसद को करते हैं, उतना ही धिक्कार स्वयं को भी करते हैं। यानी इस संपूर्ण प्रक्रिया से कवि अपने आप को भी बाहर नहीं करता है, वह अपना दायित्व तो अपने ऊपर लेता है कि यह जो हमारे समाज की परिस्थिति है या देश की परिस्थिति है, तो उसका दायित्व तो हमारे ऊपर भी है, हम उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम अपनी सारी
हम अपनी सारी परिस्थितियों का दोषी किसी मंत्री को ठहरा करके या किसी व्यवस्था को ठहरा करके और शासन तंत्र को ठहरा करके हम मुक्त नहीं हो सकते। तो उसका दायित्व तो हम पर भी है। मर गया देश और जीवित रह गए तुम, यहाँ पर कवि स्वयं पर प्रश्न करते हैं, संपूर्ण समाज पर प्रश्न करते हैं, संपूर्ण शासन तंत्र पर प्रश्न करते हैं। तो यह जो विद्रोह है, आक्रोश है, जो समाज में समानता के लिए संघर्ष है, समाज में हर एक व्यक्ति को, उस आखिरी व्यक्ति तक को उसके अधिकार दिए जाने का प्रश्न है, इन तमाम परिस्थितियों के लिए कवियों ने स्वयं को भी उत्तरदायी ठहराया। तो यानी यह जो साठोत्तरी कविता है यह यथार्थ के बहुत करीब है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ नग्न यथार्थ है, यानी घोर यथार्थ से भी आगे बढ़ करके यहाँ नग्न यथार्थ है। यहाँ जो भी खोखलापन है उसको कवि खुल कर कहता है, जो भी आडंबर है, जो भी कृत्रिमता है, उन सब पर कवि खुलकर बात करता है। और यहाँ तक कि वह काव्य सौंदर्य की भी चिंता नहीं करता है। उसे यह भी परवाह नहीं है कि मेरी कविता देखने वाले को प्रतीक या बिंब की दृष्टि से, यदि प्रतीक और बिंब बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कि यदि हम सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं कविता को लें तो वह भी नई कविता के दौर की कविता है। लेकिन जब हम साठोत्तरी कविता की बात करते हैं तब भी उस कविता का प्रसंग अनायास ही आ जाता है, क्योंकि जिस महानगरीय संत्रास की हम बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उस महानगरीय संत्रास का तो इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि कवि कहते हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए ही नहीं, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यह जो महानगरीय संत्रास है और इस महानगरीय जीवन में जो व्यक्ति की पीड़ा है, उसका संघर्ष है, उसका उपेक्षित जीवन है, उन सब पर सवाल करती है यह कविता। और इसीलिए जब हम समकालीन कविता की बात करते हैं तो बेशक कुछ विद्वान उसे 80 तक ले जाएं और 80 से उस दौर को लिखना शुरू करें या गिनना शुरू करें, या कोई विद्वान 60 से गिनना शुरू करें। चूंकि अधिकतर विद्वान 60 से मानते हैं तो हम लोग भी 60 से मान लेते हैं, परंतु जब हम कविता के उदाहरण लेंगे तो हो सकता है कि कई ऐसे उदाहरण आएंगे और महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे वो, और उन उदाहरणों को लिए बिना चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी और वो उदाहरण नई कविता के दौर की कविताएं हो सकती हैं। तो इत्यादि प्रकार से जो यह साठोत्तरी कविता है, जहां पर साहित्य जीवन के इतने करीब है कि वहां आकर के, जैसे जो बार बार बात होती है कि कई बार आलोचक कहते हैं कि चूंकि रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार रहे, संपादक रहे और इसीलिए उनकी कविता में अखबारी भाषा आ जाती है, ये एक पक्ष है और मान भी लेते हैं कि हाँ ये एक कारण हो सकता है। लेकिन यह भी हमें देखना पड़ेगा कि साठोत्तरी कविता जिस नग्न यथार्थ को चित्रित करती है, जिस आम आदमी के संघर्ष को चित्रित करती है, जिस अधिकार को वहां पर सामने लाती है और जिन परिस्थितियों की बात करती है और संपूर्ण विश्व के बरक्स अपने देश को खड़ा करके देखती है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है उसका कितना प्रतिशत है जो इस आज़ादी के सुख को प्राप्त कर रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों का चित्रण यदि करना है तो जितने भी अखबारी शब्द होंगे वो इसमें आएंगे। यह एक संयोग है, इत्तेफाक है कि रघुवीर सहाय पत्रकार भी हैं और विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक हैं, जैसे कि बहुत उसमें कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। तो यह एक कारण है कि उनकी भाषा में अखबारी शब्द आते हैं। परंतु जब हम दैनिक जीवन की बात करेंगे, दैनिक घटनाक्रम की बात करेंगे, दैनिक उपलब्धियों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, संसद की कार्यवाही की बात करेंगे,
तो वहाँ पर अखबारी भाषा का प्रयोग होना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पर उपमा, प्रतीक और बिंब, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि प्रतीक और बिंब अनायास ही आ जाएंगे, सायास उनको साठोत्तरी कवि लेकर नहीं आएंगे। जैसे कि सांप कविता में जो बिंब आया है सांप का, और प्रतीक आया है नगर में बस करके, यानी नगरीय जीवन कितना त्रासद है उसका एक बहुत ही जीवंत बिंब उस कविता में प्रस्तुत हुआ है। तो यह अनायास आया है, सहजता से आया है। परंतु जो साठोत्तरी कविता है उसमें निरंतर आक्रोश, विद्रोह, नग्न यथार्थ, प्रश्न, जनता के हित की बात, संपूर्ण आबादी के अधिकार की बात, समानता की बात, क्योंकि ये वो दौर है जो 20वीं सदी का हम कह सकते हैं कि उत्तरार्ध है, क्योंकि किसी भी सदी का जो 50 के बाद का समय है वो उत्तरार्ध है, और 20वीं सदी का उत्तरार्ध है ये साठोत्तरी वाली जो साठोत्तरी कविता का जो दौर है। अभी एक प्रश्न है सियाराम का कि मैम नई कविता में वैयक्तिक दृष्टि की अधिक अभिव्यक्ति है जो कविता को तमाम वादों से अलग करती है, क्या रचना में इससे भिन्नता क्या प्रभाव पड़ता है, वे कहाँ तक सत्य हैं, जैसे मेपल, ठंडा लोहा इत्यादि। देखिए जो वैयक्तिक दृष्टि है नई कविता में, मैंने कल भी कहा था कि वह व्यष्टि का समष्टि में विलय है, यानी कवि अपनी दृष्टि से जो बात कह रहा है वह संपूर्ण मानव जाति का सत्य है। वहाँ निजता की प्रधानता है, वहाँ वैयक्तिकता की प्रधानता है, लेकिन वह वैयक्तिकता, वह व्यष्टि समष्टि में जाकर मिलती है। क्योंकि आप यदि उस कविता को भी याद करें कि यह दीप अकेला स्नेह भरा अज्ञे की कविता है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जो पंक्ति में देने की बात है वो सृष्टि में मिल जाने की बात है। तो वो जितनी वैयक्तिकता है वह संपूर्ण मानव जाति में विलय की बात करता है, और वही संपूर्ण मानव जाति में विलय की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो समकालीन कविता तक आते आते अत्यधिक मुखर हो जाता है और अत्यधिक सशक्त हो जाता है। यानी वहाँ जो वैयक्तिकता थी, जो ऊपरी तौर पर वैयक्तिकता थी, परंतु आंतरिक तौर पर वह भी संपूर्ण मानव जाति के हित की बात है। और यहाँ जो साठोत्तरी कविता तक आते आते है कि वह वैयक्तिकता कहीं न कहीं हमें ऊपरी तौर पर भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ यदि हमने उदाहरण देखा कि फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है, तो यहाँ यह जो एक हर चरना है ये संपूर्ण ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। तो यह जो पूरी एक प्रक्रिया है, या यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि राजकमल अपनी कविता में अपने शरीर की पीड़ा को संपूर्ण विश्व के घटनाक्रम से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यह जो साठोत्तरी कविता है ये किसी कल्पना के संसार में नहीं जीता है, न यह अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी उपमा, किसी सूक्ति, किसी मुहावरे या किसी चमत्कार, क्योंकि नई कविता में चमत्कार की प्रधानता है। वहाँ पर जो नायिका है उसको बिछली घास इत्यादि उपमाओं से सुसज्जित किया है कवि ने। लेकिन साठोत्तरी कविता में आप देखेंगे कि आपको इस तरह की कविताएं न के बराबर दिखाई देंगी जहां किसी नायिका के लिए किसी उपमा का प्रयोग होता हुआ आपको दिखाई दे, बल्कि साठोत्तरी कविता में आप देखेंगे कि वहाँ देश, समाज, देश का नागरिक, हर प्रकार से जो हमारे चारों ओर का परिवेश है, हमारा जो संपूर्ण जीवन है, वो अपने पूर्ण यथार्थ रूप में पूरी तरह से अनावृत रूप में, वहाँ कोई आवरण भी नहीं है, कोई कृत्रिमता नहीं है, कोई भी खूबसूरत उपमा नहीं है, कोई भी नई सूक्ति नहीं है, कुछ किसी भी बात को कभी सजा करके, क्योंकि साठोत्तरी कविता के लिए अखबारी भाषा और सपाट बयानी ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सपाट बयानी का सीधा अर्थ ही हुआ कि जो कुछ जैसा है उसको जैसे का तैसा अपनी कविता में
उतार देना, अभिव्यक्त कर देना। यहाँ मुझे फिर धूमिल की मोचीराम कविता याद आ रही है, क्योंकि वह जो मोचीराम कविता है वह कविता भी हमारे देश और समाज से प्रश्न करता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है या कर सकता है, और ये हमारे आज़ाद भारत में हो रहा है। तो मोचीराम कविता मुझे लगता है कि बीए के पाठ्यक्रम में, जहाँ तक मुझे याद है और ज़्यादातर छात्रों ने पढ़ा होगा, जिसका सारांश यही है कि एक व्यक्ति जब जूता ठीक करवाने जाता है तो वह किस तरह से उपेक्षा का बर्ताव करता है और किस उपेक्षा से वह फेंक कर पैसे देता है। यह जो मोचीराम कविता है, इसको यदि हम एक तरफ इसका कालक्रम हम प्रगतिवाद तक ले जा सकते हैं, उस भावना से, उस चेतना से जोड़ सकते हैं, और दूसरी तरफ हम उसे आज तक के, मतलब आज मैं वर्तमान आज की बात कर रही हूँ, 2020 की बात कर रही हूँ। तो यह जो इतने बड़े कालखंड को चित्रित करने वाली एक घटना है, जिसे धूमिल अपनी मोचीराम कविता में चित्रित करते हैं पूर्ण यथार्थ के साथ। और यह एक ऐसा भी काल है, क्योंकि 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, और यहाँ आते आते हमने देखा कि उत्तर आधुनिकता का प्रवेश हो जाता है, और उत्तर आधुनिकता का प्रवेश होने के साथ ही जो साहित्य का चिंतन है वह एक और नया रूप ग्रहण करता है। क्योंकि हम आधुनिक भावबोध से जिस प्रक्रिया को लेकर चले थे, उसमें हम आधुनिकतावाद पर जाते हैं, और आधुनिकतावाद से आगे हम उत्तर आधुनिकतावाद की ओर जाते हैं। और जब उत्तर आधुनिकतावाद की ओर जाते हैं तो किस प्रकार से हमें उन समस्त साहित्य को नए सिरे से पुनर्पाठ करने की आवश्यकता पड़ती है। और यही वह दौर है जहां मैंने कल भी बात की थी कि जब हम समकालीन कविता की बात करेंगे तब हम यह देखेंगे कि वैयक्तिक चेतना कैसे आकार लेती है, और वैयक्तिक चेतना के आकार लेने के साथ ही अस्मिता बोध हमें कविताओं में दिखाई देने लगता है। जो कवियत्री हैं, जैसे कि प्रयोगवाद में सप्तक के दौर में हमने शकुंद माथुर को देखा या कीर्ति चौधरी को देखा, तो यह जो उत्तरार्ध है 20वीं सदी का, जिसमें हमें 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में और आगे 90 और 2000 के दशक में हमें बड़ी मात्रा में कवियत्रियों का लेखन दिखाई पड़ता है। और इन कवियत्रियों का जो लेखन संसार है, उसकी जो व्यापकता है वो कवियों के लेखन संसार से भी व्यापक है। और इसकी वजह यह है कि उनका जो अनुभव का दायरा है, उनके जो कर्म क्षेत्र का दायरा है, उनके जो संघर्ष का दायरा है, वो उन कवियों के दायरों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जितनी भी कवियत्री हैं, उनकी कविताओं के विषय आप देख लें तो उसमें आप देखेंगे कि घर के, परिवार के, रसोई के, ड्राइंग रूम के, ऑफिस के, महानगर के, गांव के, उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई के, उसके संघर्ष के। तो यह जो बढ़ता हुआ दायरा है साहित्य का, जो हम 20वीं सदी के 90 के दशक में और आखिरी दशक में हमें दिखाई देते हैं, तो यह जो समकालीन कविता है या साठोत्तरी कविता है, वो विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम का भी, क्योंकि 1962 में चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत पर, तो यह जो दो युद्ध हुए, उसके बाद 1975 में आपातकाल लागू हुआ था अपने देश में। इसके साथ साथ 1975 को जो है कन्या वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो इत्यादि जो देश की घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, या इसी तरह से आप देखेंगे कि जो सत्ता का परिवर्तन होता है या किसी मंत्री की हत्या हो जाती है, इत्यादि जो घटनाएं हैं, इसी तरह की आपको कई ऐसी कविताएं दिखाई देंगी जहां पर आप यह पाएंगे कि देश की जो इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से उस आबादी में यदि हम वैयक्तिक चेतना को देखें, उनकी अस्मिता को देखें, तो सामूहिक अस्मिता है जिसमें आपको
जातिगत विमर्श दिखाई देंगे, जिसका उदाहरण हम दलित विमर्श, आपको समुदायगत संघर्ष दिखाई देंगे, आदिवासी वाला विमर्श, लिंगगत विमर्श दिखाई देंगे, स्त्री विमर्श। या आज यदि हम वर्तमान समय में देखें, क्योंकि आज हम 20वीं सदी से भी आगे 2 दशक, क्योंकि साठोत्तरी साहित्य के बाद निरंतर दशकों में बांट करके साहित्य का अवलोकन करने की एक प्रक्रिया है, और यह बहुत जरूरी है कि 10-10 वर्षों का विभाजन करके उसको बारीकी से देखा जाए। तो आज के संदर्भ में जो एक और नया विमर्श जुड़ गया है वो है थर्ड जेंडर डिस्कोर्स, यानी तृतीय लैंगिकता विमर्श। यानी हमारे समाज में एक तीसरा लिंग का भी व्यक्ति है जिसको पहले के साहित्य में स्थान नहीं मिला, या यदि हम स्त्री संवेदना की बात करते हैं तो हमें वो महर्षि शरणगुप्त के यानी द्विवेदी युग के काव्य से वो दिखाई देना आरंभ हो जाता है। परंतु हमारे समाज का जो तृतीय लिंग है उस पर विमर्श करने की जो प्रक्रिया है वो हमने 20वीं सदी में देखी है, और 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में ही देख ली। तो इत्यादि रूप से 60 से लेकर के अब तक का जो संपूर्ण साहित्य है, जिसमें आज हम लोग कविता पर बात कर रहे हैं, आगे हम लोग उसमें कथा साहित्य पर भी बात करेंगे, अन्य विधाओं पर भी जाएंगे। पर आज जब हम साठोत्तरी कविता की बात करते हैं तो उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि 60 से 70 का दशक, 70 से 80 का दशक, 80 से 90 का दशक, 90 से 2000 का दशक, और 2000 से 10 तक का दशक, और फिर 10 से 20 तक का दशक। यानी इन संपूर्ण 10-10 वर्षों के कालक्रम को हमें देखना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से संपूर्ण विश्व के घटनाक्रम से और राजनीतिक घटनाक्रम से, आर्थिक परिस्थितियों से, सामाजिक परिस्थितियों से, क्योंकि यदि हम लोग एक लॉकडाउन में हैं और आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बहुत पीछे चली जाएंगी, क्योंकि हमारा सारा कारोबार ठप है। तो जब 2020 से 2030 के दशक की हम बात करते हुए नजर आएंगे तो हमारे साहित्य में इसका चित्रण होगा। और समकालीन साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हमारी बातचीत 60 और 70 तक ही नहीं रहेगी, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 10, 2000 से 20 और फिर 2000 से 30, और इसी तरह से आगे यह प्रक्रिया लागू होगी। क्योंकि आज हमने जिस वैश्विक समस्या का सामना किया है, जिस महामारी से आज हम लोग जूझ रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपूर्ण परिस्थितियों पर पड़ेगा। और यह जो आर्थिक परिस्थितियों की जो कमजोरी है, यह जो हमारा नुकसान है, जिसकी भरपाई करने में हमें वर्षों लगेंगे, जिसमें कि हमने अपने लोगों को खोया, यानी मानव संसाधन को भी हम खो रहे हैं और हम आर्थिक संसाधन का भी नुकसान उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे और भी कई संदर्भ हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। तो यह जो आक्रोश का स्वर जिसे हमने 60 से 70 में देखा, 70 से 80 और इसी तरह से आगे, मैंने आज मुख्य रूप से बहुत कवियों का नाम न लेकर के मुख्य रूप से मैंने धूमिल को कोट किया, रघुवीर सहाय को कोट किया, मुक्तिबोध को कोट किया, अज्ञेय को कोट किया, और इसी तरह से आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देख सकते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को देख सकते हैं, और आगे नए कवियों की ओर आए तो लीलाधर जगूड़ी को देख सकते हैं, चंद्रकांत देवताले को देख सकते हैं, अनामिका को देख सकते हैं, मनीषा झा को देख सकते हैं। यानी यह जो समकालीन लेखन है जिसे हम 60 से लेकर और 2020 तक के समूचे कालक्रम को 10-10 वर्षों में बांट करके देखेंगे और यह मूल्यांकन करेंगे कि इस कालक्रम में हमारी जो कविता है वो हमारे देश की परिस्थितियों को कितना चित्रित कर पाई है, और उसमें एक जो लघु मानव है जिसकी निरंतर बात नई कविता से हो रही है, वो कहाँ पर स्थान पा रहा है। सियाराम का एक प्रश्न आया है कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, तीनों वादों का प्रभाव दिखता है,
क्या ऐसी कोई अन्य कवि और कविता है? निश्चित रूप से है। यदि अभी तुरंत मैं बात करूं तो अज्ञेय की जो कुछ कविताएं हैं, जिसमें कि सांप तुम सभी तो हुए नहीं, 4 पंक्तियों की ही कविता है, लेकिन ये बहुत बड़ा दायरा रखती है यह कविता, तो वो मुझे याद आ रही है। या फिर आंगन के पार द्वार कविता है, इस तरह की। या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने केदारनाथ अग्रवाल की कानपुर कविता का जिक्र किया था। अब यदि कानपुर कविता की हम बात करें तो यह प्रगतिवादी कविता है, और आज यह इतनी प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज यह प्रश्न उठ रहा है एक बार फिर से कि इन महानगरों का जो निर्माण करते हैं श्रमिक, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र में। तो यह जो बार बार साठोत्तरी कविता जो समकालीन लेखन है, यह लोकतंत्र में लोक के स्थान की बात करता है। यानी लोकतंत्र की जब हम परिभाषा करते हैं तो उसमें यही है ना कि जनता का और जनता के लिए जनता द्वारा। तो जब जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा है, तो जनता का उसमें क्या स्थान है, उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो यह जो अंधेरे में कविता, जिसे हम इन प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के साथ साथ इसे हम समकालीन कविता, क्योंकि अभी जो मैंने मुक्तिबोध को कोट किया था वो ये कहते हुए कोट किया था कि इनकी कविताओं को हम एक और प्रगतिवाद तक उसके भावबोध को पाते हैं, तो दूसरी तरफ आज समकालीन, क्योंकि जब उसमें ये बात उठती है कि मर गया देश और जीवित रह गए तुम, तो वह कविता अभी तक प्रासंगिक है। तो अभी जैसे मुझे केदारनाथ अग्रवाल की कानपुर कविता याद आई, अज्ञेय की सांप कविता याद आई, और इसी तरह से और भी कई सारी कविताएं हैं जो आप भी ढूंढ सकते हैं। एक और बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है, यह आधुनिकतावाद की तमाम खूबियों को नकारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रश्न करता है, संशय करता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद की एक विशेषता ही है संशयवाद। इसके साथ उत्तर आधुनिकतावाद पुनर्पाठ की बात करता है, क्योंकि एक विद्वान ने यहाँ तक कह दिया कि ऑथर इज डेड, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो लिख करके तो लेखक जा चुके, अब हमें उसको नई दृष्टि से पढ़ना है, समझना है, और उसमें हमें आज का सत्य तलाशना है। क्योंकि आज जब हम पुनर्पाठ करते हैं, जैसे कि कामायनी का पुनर्पाठ हो रहा है, कबीर के समस्त साहित्य का पुनर्पाठ हो रहा है, तुलसी का पुनर्पाठ हो रहा है, तो इसी तरह से जैसे हम मुक्तिबोध की कविताओं को देखते हैं कि वो इतना बड़ा दायरा उसमें है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिस समय मुक्तिबोध जीवित थे तो उनकी कविताएं छपी नहीं थी, और यदि उनकी एक किताब छपी भी गई थी तो उसकी एक एक प्रति जलाई गई थी। तो यह जो साहित्यकारों की त्रासदी होती है कि वो जिस समय लिख रहे होते हैं, शायद उस समय उनके उस आवाज को नहीं सुना जाता है, और शायद एक वक्त के बाद उसकी प्रासंगिकता इतनी हो जाती है कि उसका पुनर्पाठ होता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद इन तमाम विशेषताओं के साथ एक यह भी विशेषता रखता है कि पुनर्पाठ, हमें हर साहित्य को, यदि हमने मान लो ये कह दिया कि वह तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी कविता है, किताबों में चूंकि ऐसा लिखा है इसलिए ये प्रगतिवादी कविता है, तो हमें उसका पुनर्पाठ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह तोड़ती पत्थर की जो प्रासंगिकता है वो आज भी है। अभी आपने पूछा है कि ऐसे अन्य कवि हैं, तो निराला भी हैं, क्योंकि निराला की जो कविताएं हैं, आप वह तोड़ती पत्थर की बात कर लें, या आप कुकुरमुत्ता की बात कर लें, या आप राम की शक्ति की पूजा की बात कर लें, या आप तुलसीदास की बात कर लें, या आप सरोज स्मृति की बात कर लें, तो ये तमाम ऐसी कविताएं हैं जो एक बहुत बड़ा दायरा रखती हैं और आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी वो रेलिवेंट हैं। तो जो भी साहित्य प्रासंगिक होगा जिस किसी भी युग में, उसको वहां तक विद्वान ऐसा मानते हैं कि वहां तक उसको जोड़ा जाना चाहिए और उसको वहां तक गिनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो चिंतन प्रक्रिया है वो आज भी प्रासंगिक है। और उत्तर आधुनिकतावाद इस पुनर्पाठ की प्रक्रिया को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आज कबीर का भी बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे, पर मैं बताना चाहूँगी कि जो पुरुषोत्तम दास अग्रवाल प्रोफेसर विद्वान हैं,
उन्होंने कबीर पर बहुत बड़ा शोध कार्य किया है और वह शोध कार्य इसी पुनर्पाठ का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि ये जो शोध कार्य हैं, जो पुराने लेखकों ने, कवियों ने, विद्वानों ने जो बातें कही हैं, उसको आज की प्रासंगिकता में समझना, आज के संदर्भों से जोड़ करके देखना, क्योंकि ये जितनी भी रचनाएं हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि उसका जो कालक्रम है वह अंतिम कालक्रम नहीं होता है। क्योंकि ये एक बात है कि वो कब लिखा गया, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी प्रासंगिकता कब तक है। और इसीलिए रचनाओं को, ऐसी रचनाओं को कालजयी भी कहा जाता है, क्योंकि लेखक के मरने के बाद भी युगों युगों तक वो रचनाएं अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती हैं, इसीलिए वो कालजयी रचनाएं होती हैं। तो साठोत्तरी कविता की जब हम बात करते हैं और उसमें हम 1960 से लेकर के और हर एक दशक में उसे विभाजित करते हुए अभी तक की रचनाओं का हम उसमें मूल्यांकन करते हैं, और उसमें हम ये पाते हैं कि ये कविताएं आम जनजीवन को पूर्णतः मुखरित होते हुए, पूर्णतः यथार्थ रूप में और पूर्णतः रूबरू होते हुए प्रश्न करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो साठोत्तरी कवि हैं, इनका जो स्वर है वो पूर्ण आक्रोश और विद्रोह का स्वर है, उसमें किसी भी प्रकार का समझौतावादी स्वर आपको दिखाई नहीं देगा। तो यह जो साठोत्तरी कविता है, जिसे हम समकालीन लेखन में मान रहे, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे पुराने कालखंड में हमने देखा कि कवित्रियां कम थीं, और जिसका हमें दो कारण प्रतीत होता है कि छायावाद वाली क्लास में उस पर हमने बात की थी कि पहली बात तो यह कि शायद कवित्रियां थी नहीं, कम संख्या में थी, पहली बात। दूसरी बात कि यदि थी भी तो शायद उनके साहित्य की ओर दृष्टिपात नहीं किया गया और विद्वानों और आलोचकों की नज़र से शायद उनकी कृतियां छूट गईं, जिसमें मैंने यह भी कहा था कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एक पुस्तक मैंने 2015 में पढ़ी, और उसमें मैंने देखा कि ऐसी कवित्रियां वहाँ पर बताई गई हैं जिनका उल्लेख हमें बहुत सारी किताबों में, खास करके उन आधार पुस्तकों में नहीं मिलता है जिन आधार पुस्तकों को पढ़ करके हम लोग BA या MA की पढ़ाई करते हैं। तो पाठ्यक्रम की जो सीमा होती है वो एक बात है, लेकिन मान लीजिए कि आप कहेंगे कि मैम हमारे सिलेबस में जो साठोत्तरी कविता लिखा है उसमें यदि साठोत्तरी ही लिखा है तो क्या हमें 2020 तक पढ़ना चाहिए? तो मेरा उत्तर होगा कि हाँ, क्योंकि जब हम लोग MPhil कर रहे थे तो वहाँ भी आधुनिक काल का जो विभाजन था उसमें दो श्रेणी बनी हुई थी, एक 1940 तक और एक 1940 से 1970 तक। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ाई की, जिस वर्ष में हम लोग थे उस वर्ष तक के साहित्य का हमने मूल्यांकन किया। और मैं छात्रों को भी यही कहती हूँ कि जब हम साठोत्तरी साहित्य की बात करते हैं तो हम 70 या 80 तक ही ना रुकें, हम आज जो वर्ष चल रहा है, आज पत्रिकाओं में जो रचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, आज जो काव्य संग्रह हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम उनकी ओर भी दृष्टिपात करें और इस प्रकार से हम यह देखें कि 1960 से जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी वह आज कहाँ तक पहुँच पाई है और आगे कहाँ तक पहुँचने का मादा रखती हैं। तो आज की क्लास में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी जो आप लोगों के साथ साझा की जाएं, और मुझे लगता है कि आप लोग यदि इस दौरान, आज मैंने जिन कवियों का नाम लिया है, खास करके जिन नए कवियों का नाम लिया है, उनका मैंने सिर्फ नाम लिया है, मैंने कविताएं उनकी उद्धृत नहीं की है। तो मैं चाहूँगी कि उन कवियों की कविताएं आप लोग ढूंढ कर पढ़ें और आप लोग अपना अध्ययन जारी रखें। आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हो, आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, कल कुछ बच्चों के प्रश्न आ रखे हैं जो मैं अभी देख भी नहीं पाई हूँ, तो जैसे ही मैं उसको देखूंगी मैं उसके उत्तर तैयार करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और अगली क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे 2 दिन के बाद, यानी आज 8 तारीख है, हम लोग 11 तारीख को मिलेंगे। 2 दिन छुट्टी है, इस छुट्टी में मैं भी पढ़ाई करूंगी और आप लोग भी पढ़ाई करेंगे, और तीसरे दिन हम लोग मिलते हैं और उस दिन हम लोग समकालीन कथा साहित्य पर बात करेंगे। और एक और बात है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही होती हूँ, पर बहुत सी बातें बोलते बोलते मैं बहुत सी बातें भूल भी जाती हूँ।
तो जब कभी मुझे याद आएगा तो फिर कभी जब हम लोग मिलते रहेंगे, अभी क्लासरूम में चर्चाएं हमारी चलती रहेंगी, पर मुख्य रूप से अभी यही कहूँगी कि जब आप साठोत्तरी साहित्य की बात करेंगे तो हमारी जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां हैं और जिसमें 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो अस्मिता मूलक साहित्य है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि हमारे संपूर्ण साहित्य में इतनी कवित्रियां नहीं हुई जितनी कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। और हमारे पास तब अस्मिता मूलक साहित्य में दलित साहित्य का प्रवेश होता है, आदिवासी साहित्य का प्रवेश होता है, और आज के संदर्भ में मैंने कहा कि तृतीय जेंडर साहित्य का भी प्रवेश होता है। तो इन सभी साहित्य को आप लोग जानें, पढ़ें, और आज जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उन पत्रिकाओं को पढ़ने की अवश्य कोशिश करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। सेमंत हरीश सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। चंद्रभानु प्रसाद सिंह सर है, सर प्रणाम, धन्यवाद, आभार सर। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सर इसी तरह से मुझे आप प्रोत्साहित करते रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सरल भाषा में विषय वस्तु को समझा सकूं, और बच्चों की प्रतिक्रिया आती है तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि अभी सियाराम का प्रश्न आया, और सियाराम आप मेरे सब उत्तर से कितना संतुष्ट हुए या नहीं हुए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सीएम झा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। अम्बे मिश्रा हैं, धन्यवाद सखी, स्वागत। वीरेंद्र कुमार हैं, प्रणाम वीरेंद्र जी, और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। सतीश पांडे हैं, प्रणाम करती हूँ सर। किरण शिव चौधरी है, नमस्ते बहन, स्वागत है, धन्यवाद। अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। नौशीन अफसा है, बच्चे धन्यवाद और स्वागत। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना, कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताना। मनीषा कानपुर कविता मैंने बताया केदारनाथ अग्रवाल की है। दीपिका स्वागत बच्चे, धन्यवाद, खुश रहिए। वैशाली बेटा स्वागत है, खुश रहिए। धूमिल की कविता संसद से सड़क तक, हाँ बेटा, और साठोत्तरी कविता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कृपया पढ़ें। अमिता यादव, नमस्ते दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, और अपनी प्रतिक्रिया दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारा प्रोत्साहन मुझे अमिता सदैव मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र चौधरी काका जी हैं, प्रणाम करती हूँ काका जी, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। और अंजना मैम प्रणाम, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए लाइव नहीं हो पा रही हूँ। तो आप तो लाइव हो बेटा, खुश रहिए बेटा। काका जी प्रणाम। नीरज मित्तल सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और डी मोहन पथिपका, आप नेशनल बुक ट्रस्ट से हैं जहाँ तक मेरी स्मृति है, तो आपका प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है। अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे खुशी होगी। प्रियंका बेटा खुश रहिए। धीरेन्द्र कुमार झा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। सावित्री प्रणाम मैम, खुश रहिए बच्चे, स्वागत है। सतीश वर्मा भाई हैं, प्रणाम करती हूँ भाई, स्वागत है। अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। जसवीर त्यागी सर हैं, सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। और मैं अपने छात्रों को बताना चाहती हूँ कि अभी मैं कह रही थी कि हमें आज की कविता भी देखनी चाहिए, तो आज हमारे क्लासरूम से जुड़े हैं जसवीर त्यागी सर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आज के समकालीन कविता में एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं और इनकी कविताएं अभी वर्तमान समय की जितनी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उसमें निरंतर प्रकाशित होती रहती है और सर की कविताएं फेसबुक पर भी आती हैं, तो आप लोग कृपया सर की कविताओं को भी देखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और सर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आप मेरे क्लासरूम से जुड़े सर, ये मेरा सौभाग्य है। सरिता बेटा खुश रहिए, आरती खुश रहिए बाबू, निशा खुश रहिए बाबू, सुमित बेटा खुश रहिए
विक्रम कुमार हैं, नमस्ते भाई, आप मेरी क्लास से जुड़े, मुझे बहुत खुशी है और आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। विक्रम धन्यवाद, स्वागत, आभार। पंकज प्रियांशु भाई नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो खुशी होगी। सरिता खुश रहिए बेटा। तो आज इतने लोग हैं हमारे साथ, अब हम लोग 11 तारीख को मिलेंगे। अरुण कुमार मिश्रा भाई हैं, प्रणाम करती हूँ भाई, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आभार। अपना सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें भाई। तो अब हम लोग अगली क्लास के लिए 11 तारीख को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया और प्रणाम।